हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कॉमर्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें कॉमर्स का कंपोनेंट आपसे पूछा गया है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिटिकल पाथ मेथड यानी कि सीपीएम इज कंसर्न विद एस्टिमेशन ऑफ, यानी कि जो क्रिटिकल पाथ मेथड है वो हमारा किसके एस्टिमेशन से कंसर्न रखता है या संबंधित होता है। ऑप्शंस हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम, प्रोडक्शन लीड टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, जब हम क्रिटिकल पाथ मेथड की बात करते हैं तो उसके अंदर हम सभी तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। पहले हम सीपीए देख लेते हैं, सीपीएम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सीपीएम को सीपीए भी बोला जाता है। ए की फुल फॉर्म यहाँ पे एनालिसिस है, ठीक है। क्या है? एनालिसिस, यानी कि सीपीएम को हम सीपीए भी बोलते हैं, यानी कि क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। फ्रेंड्स, ये एक इस तरह की एनालिसिस होती है जिसके अंदर हम हमारे जो एल्गोरिथम होते हैं उनको हम एक जो भी हमारे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ होती हैं उसके हम शेड्यूलिंग करते हैं और वहाँ पर ये देखते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा। तो इसमें हम एक जो फिक्स टाइम होता है उसको लेके चलते हैं, जो उसकी पूरी प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है वो, और साथ ही साथ जो टाइम हम कुछ भी प्रोडक्शन नहीं निकल कर आया है, यानी कि प्रोडक्टिव कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला लेकिन हमारा वो पूरे प्रोजेक्ट में वो टाइम लगा है, वो सारा टाइम हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, ऑप्टिमिस्टिक, प्रोडक्शन, लीड टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम, यहाँ पे तीनों की ही बात दे रखी है, जबकि ये हमारा कंसर्न होता है एक शेड्यूलिंग से। एल्गोरिथम की बात करते हैं और एक शेड्यूलिंग के बेसिस पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो की जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी इसके अकॉर्डिंग करेक्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिटिकल पार्ट ऑफ द पर्ट चार्ट इज। अब यहाँ पे आपको पर्ट पता होना चाहिए। पर्ट क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, पर्ट की यहाँ पे फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अब इसके अंदर ये एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है जो कि हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज किया जाता है, जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। और ये डिज़ाइन किया जाता है एनालाइज करने के लिए सारी चीज़ों को, जो भी हम प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटी कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये देखने के लिए कि इसके अंदर कौन कौन से टास्क हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो इसके अंदर पूरा एवोल्यूशन किया जाता है जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अब उस चीज़ की क्रिटिकल पाथ हमारा ये चार्ट में क्या चीज़ बताता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये पूरी एनालिसिस कर रहा है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफरेंट एनालिसिस की जाती है, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर। तो बहुत सारी एनालिसिस ऐसी होती है जो अभी हम नहीं जानते हैं कि ये और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे प्रोजेक्ट करते समय निकल कर आएंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम निकल कर आती है तो हम उसको फिर से फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके सॉल्यूशंस निकालने होंगे। तो ये क्या है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हमें करनी होंगी जो कि अभी हमें नहीं पता है, अननोन है हमारे लिए। तो इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक लॉन्ग टाइम चाहिए। इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा, द पाथ विच टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यानी कि पर्ट चार्ट का क्रिटिकल पाथ हमें ये बताता है कि हम इसके अंदर एक ये ऐसे पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा हमें किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, लॉन्गेस्ट टाइम है इसके अंदर कंप्लीट करने में। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है पर्ट एंड सीपीएमआर। अब फुल फॉर्म आपको पता ही है, पर्ट की है प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक और सीपीएम की है क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसको सीपीए भी बोला जाता है। तो ये क्या है? नेटवर्किंग टेक्निक है, प्रोजेक्ट एवोल्यूशन मेथड है, शेड्यूलिंग टूल है, या फिर हमारा नन ऑफ द अबव है। तो फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपको ऊपर भी डिस्कस किया था कि ये सारे हमारे मेथड होते हैं। किस चीज़ के मेथड होते हैं? ये हमारे प्रोजेक्ट एवोल्यूशन के मेथड होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट को इवेल्यूएट करने में। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, which model is used for sequencing the job on the machine so as to minimize the total processing time, यानी कि अब यहाँ पर हमें कौन सा मेथड है यूज़ करना है सिक्वेंसिंग के लिए, जब हम किसी भी
कोई प्रोसेसिंग टाइम के अंदर अपनी मशीन्स की जो जॉब या एक्टिविटी निकल कर आ रही है उसको मिनिमाइज करने की बात कर रहे हैं। तो यानी कि प्रोसेसिंग टाइम के अंदर जो टोटल प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है उसके अंदर हम मशीन की जो जॉब है या एक्टिविटी है उसको मिनिमाइज करने के लिए जो सीक्वेंस प्रिपेयर करते हैं उसके लिए हमें कौन सी मॉडल की जरूरत होगी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है नाम से ही पता चल रहा है हम सीक्वेंस की काम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होएगा। हम यहाँ पे सीक्वेंसिंग मॉडल फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आते हैं असाइनमेंट मॉडल इज यूज टू। अब जो असाइनमेंट मॉडल है वो हमारे किस चीज के लिए यूज किया जाता है? असाइनिंग अ वर्क टू द कस्टमर, असाइन अ टारगेट टू द वर्कर, फाइंड आउट अ प्रॉफिट, या फिर असाइन नंबर ऑफ जॉब्स टू अवेलेबल मशीन्स एंड पीपल। तो फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है असाइन अ वर्क टू द कस्टमर। सिर्फ असाइन करना किसी कस्टमर को किसी काम को वो हमारा असाइनमेंट मॉडल नहीं कहलाता, तो ऑप्शन ए कट जाएगा। सेकंड है असाइन अ टारगेट टू द वर्कर। सिर्फ हम वर्कर को टारगेट देते हैं ये भी हमारा नहीं है, जबकि असाइनमेंट मॉडल के अंदर होता है पूरी प्रोसेसिंग आना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी कट जाएगा। फाइंड आउट अ प्रॉफिट, असाइनमेंट मॉडल का भी प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए नहीं किया जाता, तो ऑप्शन हमारा सी भी कट जाता है। रिमेनिंग जो बचा है ऑप्शन 4 वो है असाइन नंबर ऑफ जॉब्स टू अवेलेबल मशीन्स एंड पीपल। असाइनमेंट मॉडल के अंदर असाइन की जाती है नंबर ऑफ जॉब्स जो भी हमारे पास अवेलेबल पर्सन या फिर मशीन्स होती हैं उनको, वो हमारा कहलाता है असाइनमेंट मॉडल। यानी कि उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल वर्कर कितने हैं, टोटल मशीन कितनी है, अब हमें उनको कितना काम देना है, ये हमारा असाइनमेंट मॉडल का टास्क होता है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISO 14000 series as quality standard is published by। अब फ्रेंड्स ISO जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो यहाँ पे 14000 की जो सीरीज दे रखी है ये हमारी कौन पब्लिश करता है? तो फ्रेंड्स देखिए नाम से ही पता चल रहा है, स्टार्टिंग में लिखा है ISO, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ISO। लेकिन फिर भी हमें और भी ऑप्शन समझने होंगे। तो फर्स्ट है BIS। BIS का मतलब यहाँ पर होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आरबीटी की बात करें तो आरबीटी का मतलब होता है रिंग बैक टोन। रिंग बैक टोन ये हमारी रिस्क बेस्ड टेस्टिंग है या फिर हम इसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। वहीं टीक्यूएम का मतलब होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टीक्यूएम का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, जबकि हमारा ऑप्शन सी राइट है। इसमें ये हमारे सीरीज जो है वो स्टैंडर्ड हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड पब्लिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एन आईएसओ 9000 सर्टिफिकेशन में भी इशूड बाय। अब जो ISO 9000 जो सर्टिफिकेशन है वो हमें किसके द्वारा इशू किया जाता है, मतलब किसके लिए? केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ISO 9000 जो है हमें कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज को दिया जाता है जो कि हमारे लिए जो ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं रखते हैं, यानी कि जिनके लिए स्पेशल स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं होती है उनके लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है टेक्सटाइल, इसमें हमें स्पेशल किसी स्पेशलाइजेशन स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। अब वहीं बात करें केमिकल की, तो केमिकल हमारे लिए स्पेशलाइजेशन का पार्ट हो जाता है, क्योंकि केमिकल बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है, यहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स केमिकल के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो आप नोट कर लीजिए। ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 एंड ISO 27001। ये हमारे हेल्प करते हैं केमिकल ऑर्गेनाइजेशन में, ये स्टैंडर्ड होते हैं। वहीं अगर हम बात करें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है वो है HACCP, ठीक है। ये फूड प्रोसेसिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं इसकी फुल फॉर्म है हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। आप नोट कर लीजिए हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये हमारे फूड प्रोसेसिंग की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसके लिए ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द नंबर एट द इंटरसेक्शन ऑफ की रो एंड की कॉलम इज कॉल्ड। अब हमें बताना है ऐसा नंबर जहाँ पर हमारा इंटरसेक्ट करे की रो एंड की कॉलम, वो हमारा क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जा रही है की रो एंड की कॉलम की। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी,
पाइवट। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात की जा रही है की रो एंड की कॉलम की जो इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को। तो फ्रेंड्स आपको पता है हमारी रो इस तरह चलती है और कॉलम इस तरह चलता है, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करें, ये हमारी पाइवट टेबल कहलाती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करें अगर हम यहाँ पे पर्ट की, पर्ट में आपको ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ। वर्टेक्स की बात करें तो फ्रेंड्स वर्टेक्स हमारा एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दो या दो से अधिक कर्व, लाइन और एजेस एक दूसरे से मिलती हैं। इसका मैं आपको ग्राफ बता देती हूँ। देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये दोनों हमारी रो आके मिली, दोनों कर्व, लाइन या फिर एज जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं वो हमारा यहाँ पे वर्टेक्स कहलाता है। तो ये है हमारा वर्टेक्स। ठीक है, और ये हमारे पाइवट। अब बात करें स्पॉट की, तो फ्रेंड्स स्पॉट एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमारे कोई भी हम वेरिएबल है वो हमारा वहाँ पे लाई कर रहा है या फिर वो वहाँ पे शो किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्ट, वर्टेक्स और पाइवट, ये सारी चीजें आपको क्लियर, तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, an assignment problem is considered as a particular case of a transportation problem because अब एक assignment problem हमारी consider करते हैं transportation problem के लिए, क्योंकि options हैं the number of rows equals the number of columns, यानी कि जो number of rows हैं वो number of columns के बराबर है, या फिर all वैल्यू ऑफ आई एन जे यूनिट या वेरिएबल इक्वल टू 0 और 1, या फिर ऑल रेम कंडीशंस आर 1, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट आते हैं, द मेथड यूज्ड फॉर सॉल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कॉल्ड। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स वो मेथड हमारा कहलाता है हंगेरियन मेथड। तो ऑप्शन से यहाँ पे राइट आंसर है। और फ्रेंड्स रिड्यूस मैट्रिक्स मोदी, ये मेथड हम आगे अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस पर्पस ऑफ अ डमी रोज और कॉलम इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज टू। अब जो डमी रो और कॉलम होते हैं उनका पर्पस असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है। ऑप्शन है ऑब्टेन बैलेंस बिटवीन टोटल एक्टिविटीज एंड टोटल रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारी टोटल एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज दे रखे हैं उनके बैलेंस को फाइंड आउट करना या ऑब्टेन करना। सेकंड है प्रिवेंट अ सोल्यूशन फ्रॉम बिकमिंग डीजनरेट, यानी कि जो जो द्वारा से जनरेट हुई हैं चीजें वहां से सॉल्यूशंस को प्रिवेंट करना। प्रोवाइड द मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ डमी प्रॉब्लम, यानी कि जो डमी प्रॉब्लम है उसके थ्रू हम यहाँ पर चीजों को फाइंड आउट करें, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी हमारी टोटल एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज है उनसे हम किस तरह से अपने बैलेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए ये डमी रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है या फिर अप्लाई किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अ मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम बाय। अब जो मैक्सिमाइजिंग असाइनमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम के साथ। ये क्यों होता है? ये किसके थ्रू करते हैं? एडिंग ईच एंट्री इन कॉलम फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू इन दैट कॉलम, यानी कि उस कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू दी होती है वहां से हम सभी एंट्री को ऐड करते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन में ये दे रखा है कि जो भी कॉलम्स हमें मैक्सिमम वैल्यू के दे रखे हैं वहां से हम इसको या फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये सारी चीज़ों को, या फिर सब्ट्रैक्टिंग ईच एंट्री इन द टेबल फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये, यहाँ पे बोल रहे हैं जो भी उस वैल्यू में हमें गिवन। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक तरह से अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस कितना है, ये यहाँ पे कॉलम की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सभी एंट्रीज को जो कि हमारी टेबल में दे रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, इसमें सिर्फ वो कॉलम में गिवन है उनकी बात कर रहे हैं और इसमें वो बात कर रहे हैं टेबल में जो गिवन है मैक्सिमम वैल्यू, जो उस टेबल से हम जो टेबल की जितनी भी एंट्रीज हैं प्रत्येक एंट्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे किसके थ्रू ये कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स जब भी हम कोई भी हमारी प्रॉब्लम निकल कर आएगी, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम होंगे, उसको मिनिमाइजेशन की तरफ करेंगे, तो हम तभी कर सकते हैं जब हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी टेबल में, जब हम उसको टेबल की
प्रत्येक वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। जब हम प्रत्येक एंट्री को टेबल में दी हुई उन सबको उनके सबके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो हम उसको मिनिमाइज कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। अब एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो किसके थ्रू सॉल्व की जा सकती है? फ्रेंड्स पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी ये सब चीज़ है क्या। देखिए ऑप्शन है सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन मेथड, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रेंड्स असाइनमेंट प्रॉब्लम इसमें पूछी जा रही है, तो ये इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि सिंप्लेक्स मेथड एंड ट्रांसपोर्टेशन मेथड। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं, देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होती है उसको सॉल्व करने के हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, ठीक है, कुछ मेथड है। अब फ्रेंड्स ये हमारे जो मेथड होते हैं ये हमारे 4 तरह के मेथड होते हैं, आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट होता है एन्यूमरेशन एन्यूमरेशन मेथड, सेकंड होता है सिंप्लेक्स मेथड, थर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन मेथड, एंड फोर्थ होता है हमारा हंगेरियन मेथड। ठीक है, हंगेरियन मेथड। आप आगे भी क्वेश्चन करेंगे तो आप उसे समझ जाएंगे। हंगेरियन मेथड, ये 4 मेथड होते हैं। अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा एन्यूमरेशन मेथड। एन्यूमरेशन मेथड के अंदर क्या होता है, एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जितने भी हमारे पॉसिबल असाइनमेंट होते हैं, जिनके अंदर हमें जितने भी रिसोर्सेज या एक्टिविटीज हमें गिवन है। रिसोर्सेज मतलब जैसे कि मैन हो गई, मशीनरी हो गई, एक्टिविटीज जैसे कि जॉब हो गई, सेल्स एरियाज हो गए, उन सबकी हम लिस्ट प्रिपेयर करते हैं एन्यूमरेशन मेथड के अंदर। ठीक है, अब आता है हमारा सिंप्लेक्स मेथड। फ्रेंड्स एन्यूमरेशन मेथड में उनकी लिस्ट प्रिपेयर करने से क्या होता है, हमें आइडिया लग जाता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास हमको इतनी एक्टिविटी करनी है, तो इस हिसाब से हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश कर लेते हैं पहले से ही प्लानिंग करके। सेकंड आता है सिंप्लेक्स मेथड। अब देखिए फ्रेंड्स सिंप्लेक्स मेथड हमारा वो मेथड होता है जिसके अंदर हम लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि हम उनको किस तरह से सॉल्व करें, वो हमारा सिंप्लेक्स मेथड है। ट्रांसपोर्टेशन मेथड के अंदर फ्रेंड्स ये फाइंड आउट किया जाता है कि जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज की, उनको इस तरह से सप्लाई की जाए कि उनकी कम से कम मिनिमम कॉस्ट निकल कर आए, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन मेथड कहलाता है। लास्ट आता है हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड हमारा हेल्प करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड आउट करने में। ये हमारा देखिए फ्रेंड्स हंगेरियन मेथड जो है बहुत पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ये मेथड दिया था डेनिस कोनिंग, एंड जेनो। एक बार मैं इसको रफ कर देती हूँ फिर आपको अच्छे से बताती हूँ। 2 पर्सन थे, डेनिस कोनिंग, KONING कोनिंग, एंड सेकंड पर्सन था यहाँ पे जेनो, JANO जेनो एगर वेरी। आप एक बार गूगल करके भी सर्च मार सकते हैं। ठीक है, इन 2 लोगों ने ये मेथड दिया था हंगेरियन मेथड। ये बहुत पूछा जाता है, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है। आप इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, और बाकी अगर और भी क्वेश्चंस आएंगे तो हम आगे इसको और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं द असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब ये एक असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है, वो किस तरह की होती है? कैन बी यूज टू मैक्सिमाइज resources, is a special case of transportation problem, required that only one activity be assigned to each resource है, या फिर all of the above। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने आपके साथ मेथड डिस्कस की, तो आपको मेथड के थ्रू भी समझ में आ गया होगा कि हम असाइनमेंट प्रॉब्लम में किस किस तरह की प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है। हम इसमें मैक्सिमम रिसोर्सेज की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं, और साथ ही साथ हम जो वन एक्टिविटी है हम ईच रिसोर्सेज को किस तरह से यहाँ पे उस एक्टिविटी को यहाँ पर रिक्वायर करें, या फिर कितनी हमें कौन कौन सी एक्टिविटी के लिए क्या क्या चीज़ें असाइन करने की जरूरत है, हम ये देखते हैं। नेक्स्ट है अ टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट इज। अब हमारा डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट किस तरह का होता है? सर्टेनिटी होती है, रिस्क, अनसर्टेनिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव।
तो देखिए फ्रेंड, डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट हमारे कुछ सर्टेन होते हैं, कुछ अनसर्टेन होते हैं और इनमें रिस्क भी होता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि हमारा डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट ये सभी यानी कि ऑल ऑफ दी अबव है। क्योंकि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं उसका एनवायरनमेंट, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए हम सर्टेन होते हैं कि ये तो होना ही होना है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि सीज़न है, सीज़न चेंज होना ही होना है। अब हमें कोई डिसीजन लेना है तो हम सीजनल ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी अनसर्टेन क्या है, हो सकता है वो सीजन जो अब आने वाला है वो इतना वर्क ना करे या फिर उस तरह से फेवरेबल ना हो हमारे प्रोडक्ट के लिए, इतना पहले हुआ करता था। क्योंकि आज के टाइम में सीजन कभी भी चेंज हो सकते हैं और कितने टाइम पीरियड तक रहेंगे ये भी हम नहीं कह सकते, और रिस्क उनमें होता ही है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन पर्ट में आपको कल डिस्कस कर चुकी हूँ, द स्पैन ऑफ टाइम बिटवीन द ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट ऑफ एन एक्टिविटी इज। अब पर्ट में जो हमारा स्पैन ऑफ टाइम होता है ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक टाइम के बीच में एक्टिविटी, वो हमारी क्या एस्टिमेट करता है, क्या एक्टिविटी हमारी हेल्प करती है उसको एस्टिमेट करने में, 3 ST, 6 ST, 12 ST या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 6 ST। ठीक है। नेक्स्ट है इफ एन एक्टिविटी हैज जीरो स्लैक इट इम्प्लाइज दैट। अगर कोई एक्टिविटी में जीरो स्लैक या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जीरो स्लैक का मतलब यहाँ पे है नो स्लैक। ठीक है, नहीं है तो हम उसको क्या समझते हैं, तो फ्रेंड्स इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये यहाँ पे क्रिटिकल पाथ पे लाई कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कोई भी एक्टिविटी अगर हमारी क्रिटिकल पाथ पे लाई करती है तो इसका मतलब होता है जीरो स्लैक और नो स्लैक। ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एज्यूम्ड फॉर टाइमिंग द एक्टिविटीज इन पर्ट नेटवर्क। अब यहाँ पे इसमें हमें ये देखना है कि पर्ट नेटवर्क एक्टिविटीज में कौन सी एज्यूम की जाती है यहाँ पे टाइमिंग, अल्फा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एरलागेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप थोड़ी सी एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए, वैसे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स अल्फा डिस्ट्रीब्यूशन को शेप पैरामीटर भी कहा जाता है, तो आप लिख लीजिए क्या कहा जाता है, शेप पैरामीटर। और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है स्केल पैरामीटर। ठीक है। अब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके अंदर कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसके थ्रू हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी प्रोपोजिशन को या फिर प्रोबेबिलिटी आउटकम्स को कि वो कितने टाइम में अकर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके नाम भी आपको पता चल गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है डमी एक्टिविटीज आर यूज्ड इन अ नेटवर्क टू। अब जो डमी एक्टिविटीज होती हैं हमें नेटवर्क में यूज की जाती हैं किस तरह से, facilitate computation of slack, satisfy precedence requirement, determine project completion time या फिर avoid use of resources। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है डमी एक्टिविटीज की जो कि हमारे नेटवर्क में यूज हो रही है। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है जो भी हमारे प्रेसिडेंस रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है The two most common objectives for the assignment problem आर द मिनिमाइजेशन ऑफ। अब हमें बताना है जो हमारे असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसके लिए सबसे ज़्यादा या फिर मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चीज़ मिनिमाइज करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं अनसर्टेनिटी और इनएक्सपीरियंस, टोटल कॉस्ट एंड इनएक्सपीरियंस, टोटल कॉस्ट एंड टोटल टाइम या फिर टोटल टाइम एंड इनएक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अनसर्टेनिटी की बात करें, अनसर्टेनिटी को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट एंड इनएक्सपीरियंस को भी हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, तो ए कट गया, बी कट गया। तो अब देखिए ऑप्शन डी में भी इनएक्सपीरियंस आ गया, इनएक्सपीरियंस हम मिनिमाइज किसी भी हालत में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी कट गया। अब बचा हमारे पास ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स हम टोटल टाइम भी यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट भी मिनिमाइज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।